नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। गजब खेल खेला है ज्ञानेश कुमार ने, रिकॉर्ड तोड़ दिया। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम ने तार तार कर दी चुनाव आयोग की नैतिकता की सारी बातें। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब चुनाव आयोग सुधरेगा या और गुंडागर्दी पर उतारू होगा। कांग्रेस के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब। मैंने उनसे बातचीत की, पूछा राहुल गांधी ने यही तारीख क्यों चुनी जब वोटें होने जा रही है। क्या बिहार में कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है। एक एक सवाल और एक एक जवाब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी बातचीत सुनिएगा। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं गुरदीप सिंह सप्पल के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सप्पल साहब आपका। आप लोगों की खुराफातों का भी कोई सानी नहीं है। बिहार में वोट डालने का नंबर आया और उसी समय आपने, ठीक उस समय जब वोटिंग शुरू होने जा रही है उसे 24 घंटे पहले आप हरियाणा का मुद्दा ले आए कि हाइड्रोजन बम है, ये देखो, ये बेईमानी हुई, ये बेईमानी हुई, ये बेईमानी हुई। चलिए, मैंने मान लिया कि आपके पास सबूत थे, तो आप इंतजार क्या कर रहे थे कि जब वोटिंग शुरू होने वाली होगी उसी समय आप लाएंगे। यानी आप जनता को आप भी गुमराह कर रहे हैं। यार, ये काम था आपको कुछ दिन पहले ले आते यार। वोटिंग तक का इंतजार आप लोग क्यों करते हैं। बात वोटिंग तक इंतजार की नहीं है संजय भाई। एक एक जो दावा किया गया है उसकी जांच पड़ताल में वक्त लगा था, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। अगर उसको ठोक पीट कर, जांच कर कर अगर सामने नहीं रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई एक गलती पकड़कर पूरे के पूरे मामले पर पानी फेरने का काम करते हैं। और ये सिर्फ संयोग है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिहार चुनाव के पहले। इसकी घोषणा पहले कर दी गई थी, इस पे काम काफी समय तक होता है और जैसे ही काम पूरा हुआ, राहुल गांधी जी ने देश के सामने अपनी पूरी जानकारी रख दी और देश को ये स्पष्ट बताया कि किस तरह से हरियाणा के अंदर पूरी सरकार चोरी कर दी है। केवल वोट चोरी नहीं की गई, पूरी की पूरी सरकार, जनता किसी और की सरकार बनना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत के साथ अपनी सरकार वहां बना ली है। ये बात सामने रखी गई है जांच पूरी होने के बाद। सप्पल साहब, बीजेपी इतनी सीधी तो है नहीं कि वो हरियाणा तक रुक गई होगी। तो जाहिर है कि आप बिहार चुनाव से पहले हार मान रहे हैं और बाद में आप कह देंगे देखो अब बिहार में भी वोट चोरी हो गई। आप कैसे रोक पाएंगे। अगर आप महागठबंधन का चुनाव प्रचार मॉनिटर कर रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि बिहार का चुनाव पूरी आक्रामकता के साथ, पूरी मनोयोग के साथ लड़ा जा रहा है। बिहार के अंदर हार मानने वाली बात ही नहीं है। बिहार के अंदर महागठबंधन जिस तरीके से लड़ रहा है, धीरे धीरे वो तमाम लोग जो पिछले दिनों ये कहते थे कि बीजेपी की लहर है, आज वो महागठबंधन और बीजेपी गठबंधन को बराबर रख के बात कर रहे हैं। तो वहां तो हमको जो सीरियसनेस करनी है वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि बीजेपी हरियाणा में तो रुक नहीं गई, तो इस बात को जनता के सामने रख रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता को ये भी जानने की जरूरत है कि उसके वोट के अधिकार को कैसे चुराया जा रहा है। ये दोनों लड़ाइयां साथ साथ चल रही हैं। हम बिहार के अंदर चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन देश को ये भी बता रहे हैं कि अगर देश नहीं जागेगा, अगर देश की जनता नहीं जागेगी तो आपके वोट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बीजेपी चोरी से सरकार बना लेती है। सप्पल साहब, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, रोक नहीं पा रहे हैं आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग हल्ला मचाते हैं। ज्ञानेश कुमार जैसे काबिल चुनाव आयुक्त उनके चरणों में बिछे रहते हैं और फिर वोट चोरी का खेल सामने आ जाता है। रोकेंगे कैसे। कब तक आप जनता की अदालत में जाके बताते रहेंगे, गुहार लगाते रहेंगे। वो लोग कोई सेंसिटिव मुद्दा ले आएंगे, बता देंगे ऑपरेशन सिंदूर में आपकी पार्टी बड़ी दुखी थी, आपके युवराज बहुत दुखी थे, और फिर मोड़ देंगे। गोदी मीडिया उनकी तरफ है ही है। देखो संजय जी, एक तो रोकने के लिए जो जो प्रक्रिया क्या है, बार बार चुनाव आयोग भी ये बात हम पे डालता है कि आपके बीएलए क्या कर रहे थे। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो वोटर लिस्ट है फाइनल, बिहार की वोटर लिस्ट अब पिछले 4 दिनों के अंदर मिली। अब पिछले 3-4 दिनों के अंदर कितनी आप जांच कर सकते हैं जबकि चुनाव अपने चरम पे होता है। और इसके अलावा 2 वोटर लिस्ट और होंगी परसों बिहार में, जिसको सप्लीमेंट्री लिस्ट और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट बोला जाता है। उसमें बड़े पैमाने पर डिलीशन या होते हैं, शिफ्टिंग होती है। वो लिस्ट तो अभी मिली नहीं और वो लिस्ट मिलेगी भी नहीं अंतिम समय तक। चुनाव आयोग वो वाली लिस्ट देता ही नहीं है। तो जब आप लिस्ट समय पे नहीं देंगे, जब आप कुछ लिस्टें, 2 तरह की लिस्टें चुनाव आयोग केवल अपने लोगों के पास छोड़ता है, तो हमारे बीएलए को तो खबर भी नहीं लगती है।
तो जो प्रक्रियागत खामी है, उस खामी को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो चुनाव आयोग उसको खारिज कर देता है, और यही लड़ाई चुनाव आयोग के साथ चल रही है। आप बार बार हमें कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने पहले तो चोरी को पकड़ा है, पहली बात जनता के सामने रखा है कि चोरी हो कहाँ रही है। हम केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इससे सबक लेके हमने अपने भी जमीनी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और तीसरी बात, लोकतंत्र के अंदर संजय जी केवल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं होती है। लोकतंत्र तभी बचता है जब लोग उसमें जुड़ते हैं। यहाँ पे तंत्र फेल हो गया है, लोग बचे हैं, और लोगों की मदद के बगैर लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस मामले में हमको कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, इसलिए जनता के सामने बात रख रहे हैं, और बार बार रख रहे हैं, हर बार अपनी जानकारी को पुख्ता करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी एक लेवल से चुरा रही है। अभी दीव दमन के अंदर संजय जी चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, और बीजेपी ने वो चुनाव चुरा लिए, 2 हफ्ते पहले हुए। कैसे चुराए? 80% प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के थे, उनके नॉमिनेशन पेपर ही रद्द कर दिए। 80% पेपर नॉमिनेशन हमारे रद्द कर दिए गए, और उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हम लोग। तो जहां पे जो पैंतरा होता है बीजेपी का, आजकल वहां चल रहे हैं। और दुख की बात यह है कि चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी थी ये सब कराने की, वो चुनाव आयोग ना केवल ये इंश्योर कर रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, ये इंश्योर नहीं कर रहा है, बल्कि खुले रूप से बीजेपी का साथ दे रहा है। होना ये चाहिए था कि चुनाव आयोग को खुद ये कमियां ढूंढकर या सामने आने पर प्रक्रिया चलानी चाहिए थी। आज जब मैं ये कह रहा हूं कि 80% हमारे वोट नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो चुनाव आयोग के कानों में घंटी नहीं बजती। आज जब अनंत सिंह जैसे लोग बिहार के अंदर 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके नजर आते हैं, तो कोई चुनाव आचार संहिता की बात नहीं होती। चुनाव आयोग खुद पार्टी बन गया है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। सतपाल साहब, आप इतने होशियार नेता हैं, मुझे जैसे पत्रकार भी आपसे सीखते हैं आपकी योग्यता पे, लेकिन मुझे कभी कभी हंसी आती है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ऐसा करना चाहिए। आपको पता है कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, नड्डा साहब भी वो काम नहीं कर पाते, चुनाव आयोग कर रहा है। देश का बच्चा बच्चा कर रहा है। तो आप कहेंगे संवैधानिक संस्थाएं, हम किसके पास जाएं, क्या जाएं। तो आपको जब पता है कि चुनाव आयोग उनकी बी टीम है, जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, चौथी टीम आप चुनाव आयोग को मान लीजिए, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था, आप जनता को इतना बड़ा आंदोलन एक जमाने में, मुझे याद है टिकैत साहब बैलगाड़ी बैलगाड़ी लेकर आ गए थे, पार्लियामेंट के सामने बैठ गए थे, आपको भी याद होगा, आपने भी कवर किया होगा प्रोग्राम। सरकार झुक गई थी। अब क्या, अब चुनाव आयोग की जो ये नाकारापन है, जो चुनाव आयोग, बहुत गंदा सा शब्द है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बार बार मेरे मुंह पे आता है कि नपुंसक हो गया चुनाव आयोग। तो उसके लिए एक बड़ा गांधीवादी तरीके से लाखों लोग अगर दिल्ली में आके शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाए धरने पर कि भैया हम खाना पीना लेकर आए हैं, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि अब बात आर पार की होगी। तो क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के पास अब वो ताकत नहीं बची कि वो इतने लाख लोग दिल्ली में बुला पाए? क्योंकि इसके बिना कोई सूरत ही नजर नहीं आती। चुनाव आयोग तो भूल जाइए आप, वो तो नड्डा जी की सेकंड कॉपी, उनसे भी आगे है। ठीक कहा संजय जी। जो आप टिकैत आंदोलन की बात करते हैं या अन्ना आंदोलन की बात करते हैं, वो उन सरकारों के वक्त में था जो सरकारें कांग्रेस की थी। जो कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र में यकीन करती है पार्टी, और पार्टी ये अपोजिशन की स्पेस हमेशा देती रही कि कांग्रेस की फिलॉसफी में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी लाई है। तो हमारा हमेशा से मानना होता था कि विरोध करने का हक होना चाहिए, और उस वक्त मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी सरकार को अकाउंटेबल ठहराने में या इश्यूज उठाने में मानता था। अब जो बीजेपी की सरकार है, वो लोकतंत्र को मानती ही नहीं है, तो उसके लिए विरोध का स्पेस देने की तो बात ही नहीं उठती है, और मीडिया का हाल मेरे से बेहतर आप जानते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये लड़ाई जो है, ये अपील और पिटीशन से आगे जाएगी, क्योंकि अपील और पिटीशन के दम पर कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए चरणबद्ध तरीके से हम इस पे काम कर रहे हैं कि पहली बात थी लोगों को ये यकीन दिलाना कि गड़बड़ हो रही है। राहुल गांधी जी ने पिछले 4 महीने में लगातार ये रिसर्च करवा के लोगों के सामने स्थिति रखी है। आज गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं
कि बीजेपी और मोदी सरकार किस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके किस तरह से वोटों को चोरी कर रही है। आज ये चेतना तो जग गई। दूसरे चरण में हम लोगों ने पूरे देश के अंदर अभी हस्ताक्षर अभियान चलाया और करीब 5 करोड़ लोगों ने साइन किया है, मैं आज आपको बता रहा हूं। और अगले 4-5 दिनों के अंदर ये 5 करोड़ साइन लेकर हम दिल्ली में जमा हो रहे हैं। डेट अभी तय हो जाएगी 1-2 दिनों में, ये डेट तय हो रही है। और 5 करोड़ हस्ताक्षरों को लेकर हम जाने वाले हैं राष्ट्रपति के पास। और उसके बाद अगले चरण पे, जैसा आप कहते हैं कि सरकारें और चुनाव आयोग या संस्थाएं अगर इस गुमान में रहती हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं और जनता खामोश रहती है, तो ये गलतफहमी बहुत बार दूर हुई है और ये गलतफहमी आगे भी दूर होगी। लेकिन गलतफहमी दूर करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को भी सबूत के साथ ये बताया जाए कि संजय जी ये गड़बड़ हो रही है। अभी तक तो जब हम बोलते थे तो लोग ये बोलते थे, अरे चुनाव हार गए इसलिए रो रहे हैं, यही होता था। तो जन आंदोलन कैसे तैयार होता? हमारी बात पे यकीन नहीं करते थे। जब महाराष्ट्र के बाद सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया था और आपको याद है आपने प्रोग्राम किया था उस पे कि ये वोट चोरी हो रहा है, तब हम वोट चोरी शब्द नहीं यूज कर रहे थे कि ये गड़बड़ हो रही है वोटर लिस्ट में, इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि पूरा चुनाव वो लूट के ले गए। तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। हमारी अपनी पार्टी के अंदर, आप जनता की बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता वो भी सहमत नहीं हो रहे थे कि क्या इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो सब लोग रचे बसे हैं, पले हैं, उनकी ट्रेनिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हुई, तो वो उस व्यवस्था को जिए, आज तक सत्ता में रहे तो व्यवस्था को चलाए हैं हमारे लोग। तो उनको ये सहज यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरे भाई, क्या संस्थाएं इतनी लेवल तक डूब सकती हैं, क्या इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो सकती है। जब हम लोगों ने पिछले 7-8 महीने के अंदर चरणबद्ध तरीके से जनता को सामने रखना शुरू किया, राहुल गांधी जी ने पूरी मेहनत करके सामने रहे, तब आज आपकी भाषा ये बन रही है संजय जी कि क्या होगा। इसके पहले तो आपकी भाषा भी शायद ये होती थी कि भाई कांग्रेस की अपनी कमियां इस करके चुनाव हार रही है, फलाने ने भीतरघात कर दिया इसलिए चुनाव हार गए, आपने इश्यू ठीक नहीं उठाया इसलिए चुनाव हार गए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल गया इसलिए चुनाव हार गए, लाडली बहना चल गई इसलिए चुनाव हार गए। आप जैसे सब लोग भी यही एक्सप्लेनेशन लेकर हम पर ही अटैक करते थे कि कांग्रेस अपना घर ठीक नहीं कर रही है इसलिए चुनाव हार रही है। जबकि हकीकत क्या है कि हमारा घर ठीक था हरियाणा में। हमारे को जो आज राहुल जी ने सामने डेटा रखा, पोस्टल बैलेट पे 73 सीट्स, 73 सीटों पे कांग्रेस आगे थी और बीजेपी केवल 17 पे थी। और आज तक के जितने चुनाव हुए, हर चुनाव के अंदर जो पार्टी ईवीएम में या बैलेट बॉक्स में पहले जीतती थी, वही पार्टी पोस्टल बैलेट में भी जीतती थी। ये हरियाणा में पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट में 73 सीटें तो हमारी और एक्चुअल बैलेट में सरकार बीजेपी की। ये बात को साबित करना कि गलती हमारी नहीं है, गलती उनकी है जो साजिश कर रहे हैं और साजिश करके पूरा का पूरा वो इलेक्शन को लूट रहे हैं। इस बात को साबित करने में पिछले अगस्त 17 से लेकर अब तक जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका बड़ा योगदान है। और चूंकि इतने बड़े पैमाने पर साजिश है, उसको एक्सपोज करने में वक्त लगता है। 3 महीना कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। 17 अगस्त से आज हम नवंबर के पहले हफ्ते में हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 ही महीना हुआ ना, तो 3 महीना बहुत बड़ा वक्त नहीं है अपनी बात को साबित करने के लिए। मैं इस बात पे तो आपकी मैं सहमति दूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं अपनी टीम में था, साथ था। गांव देहात हर जगह लग रहा था कि चुनाव तो बिल्कुल हर हार पे बीजेपी हार गई, जीत गई बीजेपी। तो हमें अपनी पत्रकारिता पे थोड़े सवाल खुद पे खड़े हुए कि हम कर क्या रहे थे, गांव देहात में जो बात कर रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर। फिर हम महाराष्ट्र में गए, सेम हालात महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में हमारी 4 टीमें गई, तो शाम को जब इकट्ठे होते तो शाम को चारों ही कहते थे जितने लोगों से बात करो तो सीन ये है, लेकिन नतीजे कुछ हो रहा है। तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था, वाकई में आप सही कह रहे हैं, हमें भी लगता था कि आप ही लोग कहीं गलती कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं संजय जी, मैं आपको बताऊं, ये पहली बार जो मुझे लगा था
ये 2022 में जब उत्तराखंड के चुनाव हुए थे, तो उत्तराखंड के चुनाव के अंदर उस वक्त हर व्यक्ति ये कह रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। उत्तराखंड में देहरादून में राहुल गांधी जी की रैली हुई थी, और चूंकि मैं उस शहर का रहने वाला हूं, उस शहर के तमाम लोगों का ये कहना था कि इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई। इतिहास में 75 साल के इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई थी, और वहां हम हार गए। तो वहां से पहली बार हमको ये लगा था कि गड़बड़ हो रही है, और अपनी पार्टी के अंदर सहमति बनाने में लगभग 3.5 साल लग गए। तो ये बात एक दिन की, एक हफ्ते की नहीं है। आज राहुल गांधी जी इसलिए जब बात रख रहे हैं तो ठोक पीट कर रख रहे हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि ये डुप्लीकेट वोटर है, ये फर्जी वोटर है, ये जीरो एड्रेस के वोटर हैं, ये अलग अलग हैं, तो उन जगहों पे जाकर जांच भी कर रही है। आज एक व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया, नरेंद्र का, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी बोले कि जीरो एड्रेस तो उनको होता है जो लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं, बेघर हैं, सड़क पे रहते हैं। तो हमने कुछ एक लिए जिसमें आज एक कर दिया, और कुछ 100 लोगों का हमने चुना। क्योंकि जब हमने ये देखा था महाराष्ट्र के कर्नाटक के अंदर जब राहुल जी ने उठाया था, और ज्ञानेश कुमार जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये सड़क पर रहते हैं, तो हम वापस गए तो हमने जांच की तो हमने जांच करके ये निकाला कि भाई वो जिनके लोगों के नाम के आगे जीरो लिखा हुआ है, वो लोग कौन है। और मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद भेज सकता हूं, आप अपने किसी प्रोग्राम में या इस प्रोग्राम में बाद में लगा सकते हैं। तो हमने जो अलंद की वोटर लिस्ट निकाली, और हमने माधेपुरा की वोटर लिस्ट निकाली, तो जिनके नाम के आगे जीरो लगे थे, यानी जो सड़क पर रहने वाले बेघर थे, वो बढ़िया बढ़िया सूट और टाई पहन के उनकी फोटो है, बढ़िया बढ़िया साड़ी, महंगी साड़ियां पहन के है, सोने की ज्वेलरी पहन के फोटो है। तो कोई महिला सोने की ज्वेलरी पहन के, साड़ी पहन के, या कोई पुरुष टाई पहन के अगर फोटो खिंचवा रहा है, तो निश्चित रूप से वो लैंप पोस्ट के नीचे नहीं रहता है। तो जब अब हरियाणा की जांच शुरू हुई, तो राहुल जी ने निर्देश किया कि भाई जीरो एड्रेस वाला एक सैंपल लो आप, और इनके घरों पे जाओ और घर ढूंढो इनके कहाँ है। तो कुछ लोगों के घर ढूंढे। आज एक नरेंद्र का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। उस नाम नरेंद्र के घर नाम जब नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफी है, इसीलिए शायद लिया भी। तो नरेंद्र के घर जब हमारे लोग गए, उसका घर ढूंढा, पहले तो ढूंढना मुश्किल हो रहा था, जब ढूंढा गया उसके घर गए तो फौरन बीजेपी की काउंसलर को फोन कर दिया कि भैया मेरे घर ये लोग आए हैं, मैंने तो आपके कहने पे किया, जो भी बातचीत हुई। उसने ये विरोध भी नहीं किया कि ये मेरा घर नहीं है, उसने ये विरोध भी नहीं किया कि मेरा नाम गलत नहीं है। उसने बोला मुझे नहीं पता, मैं बीजेपी के काउंसलर से आप बात कीजिए। ये तो प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ी ना। और ऐसे तमाम लोगों के घरों में हमारी टीम गई, जाकर उन लोगों से बात की। वो सब अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, कोई पुल के नीचे नहीं रह रहा है, कोई लैंप पोस्ट के नीचे नहीं रह रहा है। इसलिए राहुल जी ने आज बोला कि अब ज्ञानेश कुमार जी को जवाब तो देना चाहिए कि आप इतने बड़ी मिसलीडिंग स्टेटमेंट कैसे देते हैं देश के अंदर। ये करने में वक्त लगता है। ये लड़ाई अब शुरू हुई है, ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अब शुरू हो रही है। एक बात तो है मजेदार कि हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई अगर हमारा साथी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके आता तो कहते वाह उस्ताद वाह मान गए तुम्हें। तो अगर आपके मुंह से ये लाइन निकलेगी कि इतने बड़े सिस्टम को इस तरह हाईजैक किया, तो आप किसके लिए कहेंगे, ज्ञानेश कुमार के लिए या प्रधानमंत्री जी के लिए कि वाह मान गए उस्ताद मान गए? इन दोनों में किसके लिए नहीं कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब चुनाव होने शुरू हुए देश के अंदर, और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, या उसके बाद इंदिरा गांधी जी सुपर स्ट्रांग प्रधानमंत्री हुई, या राजीव गांधी सुपर स्ट्रांग प्रधानमंत्री हुए, इनको जितनी सीटें मिलती थी, 360 से 400 के बीच में सीट मिली है इन सब प्रधानमंत्रियों को। आज भी मोदी जी 303 के पार नहीं गए ना, अभी 240 पे हैं। तो नरेंद्र मोदी ना तो नेहरू के मुकाबले सीटें ला पाए, ना इंदिरा जी के मुकाबले ला पाए, ना राजीव गांधी के मुकाबले ला पाए। ये तीनों प्रधानमंत्री उनसे बहुत स्ट्रांग थे। वो अगर चाहते तो वो भी तो ये सब कर सकते थे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार अगर किसी ने तय कर लिया कि मुझे लोकतंत्र की हत्या करके और तानाशाही तरीके से चुनाव को चोरी करना है, तो वो लोग कर लेते। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की स्थापना करने में जुटी थी।
इसलिए वो कांग्रेस पार्टी रही, ये प्रधानमंत्री रहे जो बहुत पावरफुल होते हुए भी उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोकतंत्र को दबाने में नहीं, लोकतंत्र को पालने पोसने में इस्तेमाल किया था। तो वाह मोदी जी वाह कहने की बात नहीं है। कोई भी शासक अगर वो पावरफुल है और नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा पावरफुल है, वो इस काम को कर सकता था। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चुनाव दर चुनाव चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत किया। चुनाव दर चुनाव वोटिंग का जो हमारा पूरा प्रोसीजर था उसको और मजबूत किया। लोगों का विश्वास चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया। भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें चुनाव दर चुनाव गहरी होती गई। ये लोग आए हैं अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाकर लोकतंत्र को ये सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र को दबाने की जो कोशिश की गई है, इसके लिए वाह मोदी जी वाह नहीं कहा जा सकता है, इसमें शर्म करो कहा जा सकता है। क्योंकि आप जिस लोकतांत्रिक रास्ते से प्रधानमंत्री बने हैं, जिस सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप ऊंचाई पर पहुंचे हैं, आप उस सीढ़ी को दूसरों के लिए काट रहे हैं। और उस सीढ़ी पे हक आपका नहीं था, उस सीढ़ी पे हक इस देश की जनता का था। ये देश की जनता अपने प्रतिनिधित्व के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए उस सीढ़ी का इस्तेमाल करती थी। आप उस सीढ़ी को तोड़ दे रहे हैं। तो हम वाह मोदी जी वाह कह नहीं सकते हैं संजय जी। हमारा संघर्ष इस देश में लोकतंत्र को बचाने का, पहले पालने का था और अब बचाने का है। लेकिन एक बात तो है सतपाल साहब, आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आपातकाल लगा के आपने भी एक समय में उसकी हत्या करने की कम कोशिशें नहीं करी थी। देश इमरजेंसी को भूला। इसमें बहुत स्पष्ट से मैं बता दूं 3 बातें। पहली बात, आपातकाल के लिए कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मली विधिवत देश से अपोलोजाइज किया है। दूसरी बात, आपातकाल को उठाने के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ था, जेल में लोग जरूर थे। इंदिरा जी ने खुद तय किया था कि आपातकाल हटाकर लोकतंत्र को लाया जाए। और जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा जी ने आपातकाल के तहत इकट्ठी की गई ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया। फेयर इलेक्शन हुआ और वो खुद हार गई। ऐसा नहीं था, अगर वो चाहती तो ये वोट चोरी के तरीके से वो जीत जाती ना, आपातकाल भी हट जाता, सत्ता भी रहती। तो खुद करेक्शन लिया उन्होंने। और तीसरी बात, जो एनआरकी 74-75 में इस देश के अंदर की गई थी, उस एनआरकी को भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये कहना कि सिर्फ आपातकाल का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी ने जो 7 दशकों तक इस देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया है, आप उसको अगर नकार देंगे तो मुझे लगता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट होता है। ये जितने लोग आज लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं ना, ये सब दावा ये करते थे कि आपातकाल में हम जेल गए थे। तो आप किस लिए जेल गए थे? इसलिए गए थे कि आप जब सत्ता में आओगे तो आप जो है पूरे लोकतंत्र की हत्या कर दोगे, इसलिए आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। ये कौन सा लॉजिक हुआ दुनिया के अंदर? कांग्रेस पार्टी दोबारा लोकतंत्र को इस देश में उस एक गलती के बाद स्थापित करने में सफल रही, और ये क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो गलत कदम था, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कभी भी आपातकाल की गलतियों के लिए देश से माफी मांगने में कोई समस्या भी नहीं हुई। क्या बीजेपी कभी ये माफी मांगेगी कि ये सारे सबूत सामने आ गए हैं और अब हम माफी मांगते हैं, हमने लोकतंत्र में वोट चोरी और सरकारी चोरी करने की कोशिश की गई है, हमसे गलती हुई, हम माफी मांगते हैं? क्या बीजेपी ये करेगी? ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। तो आप इक्वेट नहीं कर सकते। आप अपने प्रधानमंत्रियों के नाम गिना रहे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा विश्व गुरु थोड़ी नहीं बन पाया। हमारे प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया विश्व गुरु करती है, कहती है। सब बीजेपी के नेता कहते हैं कि विश्व गुरु है मोदी जी। तो आपका कोई नेता कांग्रेस का विश्व गुरु कहाँ बन पाया? देखिए मुझे नहीं पता कि वो विश्व गुरु और विश्व गुरु में क्या फर्क है। हमारे तो अनुभव कुछ और ही कहते हैं, विश्व तो नहीं लगता वो। और ये सारी ताकत किस काम की है? अगर ट्रंप आपको धमका के जाता है, अगर आप पाकिस्तान से जीतता हुआ युद्ध में समझौता कर लेते हैं दबाव में आकर, अगर आपकी हिम्मत ये नहीं हो रही है कि आप मल्टीलेटरल जो अभी सम्मेलन हो रहे हैं जहां पे ट्रंप की मौजूदगी होती है, आप वहां पे जाते ही नहीं है ताकि ट्रंप के सामने ना पड़ जाए, तो ऐसा क्या विश्व गुरु की बात है? आज आपके ऊपर टैरिफ लग गए हैं, देश को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आज आपकी जो पूरी की पूरी एक पॉलिसी है, पाकिस्तान आपके प्रभाव से बाहर है। श्रीलंका में तख्ता पलट होता है, आपको कानो कान खबर नहीं होती भारत सरकार को। बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, कानो कान खबर नहीं होती है। नेपाल में तख्ता पलट होता है,
कानो कान खबर नहीं होती है। उसी देशों में भी क्या इतना कमजोर कभी देश था? इंटेलिजेंस फेलियर पाकिस्तान, इंटेलिजेंस फेलियर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पहलगाम, पुलवामा, कहीं पे आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती है, ना तो आपका कोई तंत्र काम कर रहा है, और आप सोचते हैं कि विश्व गुरु है। अरे ये केवल कह देने भर से नहीं होता है कि सावरकर ने बोला मैं वीर सावरकर, तो पूरा देश बोलेगा आप वीर हैं। आप बोलेंगे मैं विश्व गुरु, पूरा देश बोलेगा हाँ आप विश्व गुरु। विश्व गुरु नेहरू थे। नेहरू थे ना। आजाद हुआ देश, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक भारत था। 90% से ज्यादा लोग निरक्षर थे, 90% से ज्यादा लोग गरीब थे। पूरे दुनिया को ये मानना था कि भारत टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। ये मानना था कि लोकतंत्र चलाना केवल पश्चिमी देशों को आता है, भारत जैसा देश नहीं चला पाएगा। 20 लाख लोग मारे गए थे पार्टीशन के अंदर। अपने यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं था, ना खाना था, ना मशीनरी थी, ना एजुकेशन थी, लेकिन पूरी दुनिया में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष मूवमेंट खड़ा करके पूरी दुनिया को अपने पीछे नेहरू जी ने खड़ा कर दिया था। कमजोर देश के प्रधानमंत्री, अनपढ़ देश के प्रधानमंत्री, देश जो नया नया आजाद हुआ था उसके प्रधानमंत्री, और उन्होंने पूरी दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके 100 से ऊपर राष्ट्र भारत के पीछे फाइनली आए। ये होता है विश्व गुरु होना। आज तो आप सुपर पावर की ताकत रखते हैं। कांग्रेस ने जो देश बनाया उसमें दुनिया की दूसरे नंबर की आर्मी बना के मोदी जी को दी है, न्यूक्लियर पावर बना के मोदी जी को दिया, स्पेस पावर बना के देश मोदी जी को दिया है, इकोनॉमिक पावर बना के दिया है, खाद्य पावर है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके हम पावर है, सुपर पावर है, लेकिन दम नहीं है। इसको विश्व गुरु कहना उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल, मुझे लगता है कि अगर आप बिहार का चुनाव जीत गए तो आप कहेंगे कि इन्होंने वोट चोरी करी, लेकिन हमारा अंतर इतना बड़ा था कि हम चुनाव जीत गए। और अगर आप चुनाव हार गए तो आप कहेंगे कि वोट चोरी हो गई इसलिए हम हार गए। मैं सही कह रहा हूं? नहीं, ये देखिए तर्कों और वितर्कों से आगे की बात है। हम कर्नाटक में भी जीते, हम तेलंगाना भी जीते, हम हिमाचल भी जीते, हम झारखंड में भी चुनाव जीते। लेकिन ये चुनावों के अंदर ये बात सच है कि वोट परसेंटेज इतना ज्यादा हमारा था कि बीजेपी की तमाम जितनी षड्यंत्र हैं वो काम नहीं आए। ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात भी सच है कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की 240 सीट आई, और जो इंडिया अलायंस था उसकी 234 सीट आई है। और बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अकेले मोदी की पार्टी थी ना, इसलिए मैं अकेले बीजेपी की बात कर रहा हूँ। 36.7% वोट बीजेपी को पड़ा था 2004 के लोकसभा में, और 36.6% वोट इंडिया अलायंस को पड़ा था। 36.7 बीजेपी को, 36.6% इंडिया अलायंस को। तो जनता हमको बहुत पीछे नहीं रख रही है। ये जो माइनर फर्क है उसको बीजेपी इन हथकंडों से पूरा कर रही है। इसलिए जनता का गुस्सा, जो जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जो जनता महंगाई से त्रस्त है, जिस जनता को महंगी एजुकेशन मिल रही है, जो जनता को काम नहीं मिल रहा है, वो जनता वोट देती है बीजेपी को हटाने के लिए, और बीजेपी वो जो मार्जिन है उसको इन हथकंडों से कवर कर देती है। और इसी को अब हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि ये आपके साथ हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में अगर मेरे से ज्यादा किसी और ने पार्टी चुनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बहुमत मेरा है एज अ वोटर तो चलनी तो मेरी चाहिए ना। वो नहीं चल रहा है, तो कुतर्क और वितर्क और तर्क से हम परे जा रहे हैं, हम सच्चाई को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सतपाल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया। आपसे बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। ये थे सतपाल साहब। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझे यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया। थैंक यू।